देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोग एनपीओ में इलास्ट्रेशन 4 तक किए थे, ठीक है। आज हम लोग इलास्ट्रेशन 5 करेंगे, जो कि छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो इसके पहले हम मुझे थोड़ा सा बताना है कि फंड क्या होता है, ठीक है। एनपीओ में अगर फंड का पॉइंट है, जैसे कि इलास्ट्रेशन 5 हमारा फंड रिलेटेड है, तो फंड क्या होता है? फंड एक लाइबिलिटी होता है। पहले ये पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। फंड जो है वो एक लाइबिलिटी होता है, ठीक है। लाइबिलिटी क्यों? जैसे मान लो तुम लोग को कुछ एसेट परचेज करना है, लाइक तुम लोग को एक मोबाइल परचेज करना है, तो तुम लोग अपना एक फंड बना सकते हो कि हाँ हम लोग डेली इतना इतना पैसा जमा करेंगे और इतने प्राइस का एक मोबाइल खरीदेंगे। तो ये जो रोज याद करके तुम लोग को पैसे को जमा करना पड़ता है, दैट इज द लाइबिलिटी। और उसको तुम लोग किसी और जगह पे यूज भी नहीं करोगे। मोबाइल खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहे हो ना, तो फिर मोबाइल ही खरीदोगे। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक फंड हो गया, कि मोबाइल के लिए ही फंड बनाया है। तो इसको हम लोग स्पेसिफिक फंड बोलते हैं। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, फंड क्या होता है? फंड एक लाइबिलिटी होता है, जैसे कि हम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। देखो, पहला बात है फंड लाइबिलिटी होता है, और अगर इस फंड से कोई इनकम होता है, वो कैसे होगा वो भी बताते हैं। इनकम फ्रॉम फंड, ये भी क्या है? इनकम फ्रॉम फंड जो है, ये भी हम लोग का क्या होगा? इनकम फ्रॉम फंड भी लाइबिलिटी होगा। फंड से कैसे इनकम होगा वो भी बताएंगे। नॉट, यहाँ पर लिख देते इनकम फ्रॉम फंड, ये क्या है? एक लाइबिलिटी है। इनकम फ्रॉम फंड इज अ लाइबिलिटी, नॉट इनकम। अच्छा, जैसे मैंने बोला, देखो फंड क्रिएट करना एक लाइबिलिटी होता है, चाहे अपने लिए करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करो, या फिर किसी और पर्पस के लिए। जैसे देखो एनपीओ पढ़ रहे हैं, तो मान लो स्कूल में क्या किया जाएगा? स्कूल में एक जो है लैब बनाया जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो कुछ और, लाइब्रेरी का एक जो है, लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तो उसके लिए मान लो गवर्नमेंट से फंड आया, ठीक है। क्योंकि हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल का बात करेंगे, तो गवर्नमेंट से फंड आया। अगर गवर्नमेंट से जो फंड आया उसको इसका मतलब क्या करना है? अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि इस फंड के पैसे से लाइब्रेरी ही बनाना है, तो वो हो जाता है स्पेसिफिक फंड, ठीक है। लेकिन वो भी लाइबिलिटी है। हम लोग उस पैसे को किसी और जगह, मतलब फ्री टू यूज नहीं है, ठीक है। वो फंड का पैसा फ्री टू यूज नहीं है। हमें उस फंड के पैसे को कहाँ यूज करना है? अगर स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक मतलब अगर बोल दिया है कि लाइब्रेरी के लिए दिए हैं, या फिर जो है लैब बनाने के लिए दिया, अगर बोला है कि ये लो स्कूल के लिए फंड दिया है, जहां जरूरत है वहां खर्चा कर लो, तो वो होता है जनरल फंड, ठीक है। फंड दो तरीके का होता है, लेकिन दोनों ही लाइबिलिटी होता है। फंड होता है एक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फंड हो सकता है, एक जनरल फंड हो सकता है, ठीक है। दो तरीके का हम लोग का फंड होता है, स्पेसिफिक और जनरल, दो तरीके का फंड होता है। स्पेसिफिक मतलब जैसे मान लो बिल्डिंग, मैंने 20 डी लिख दिया, बिल्डिंग फंड। अगर फंड के आगे नाम दिया हुआ, ये नाम से हमें पता चलता है उस फंड के पैसे को कहाँ हमें यूज करना है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, या फिर मान लो कि लैब फंड, ठीक है, मतलब लैब के लिए फंड दिया गया। या फिर मान लो मैच फंड, मतलब मैच करवाना है, मैच होगा, मैच अरेंज करना है, उसके लिए फंड दिया गया, मतलब उस पैसे को इसी सब पर्पस में यूज करना है जो नाम यहाँ पर लिया गया है। लेकिन जनरल फंड क्या होगा? जनरल फंड को हम लोग ऐसे बोला जाएगा, ऐसे मान लो बोल दिया जनरल फंड ही बोला जाएगा, सिर्फ फंड रहेगा, उसके आगे कुछ नाम नहीं रहेगा। लेकिन वो भी लाइबिलिटी है, ठीक है। कोई भी फंड लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें उसे स्पेसिफिक जो पर्पस के लिए बोला है उसमें यूज करना है, अगर स्पेसिफिकली बोला है। अदरवाइज उस पैसे को हम लोग फ्री टू यूज, मतलब किसी भी अलग पर्पस से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जनरल फंड का मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी भी तरीके से उसको यूज करेंगे। जनरल फंड का मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस फंड के पैसे को यूज करना है। जैसे मान लो तुम लोग फंड क्रिएट कर रहे हो मोबाइल खरीदने के लिए, तो मोबाइल खरीदोगे। या फिर फंड क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर में कोई बड़ा अगर एक्सपेंस आया उसे पे करने के लिए, तो वो जनरल फंड हो गया, ठीक है। अब एक्सपेंस मान लो तुम लोग सोच रहे हो स्टडी रिलेटेड, अब स्टडी रिलेटेड जो भी एक्सपेंस आएगा, वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसका वैसा नीड होगा, तो वो जनरल फंड भी बना सकता है, ठीक है। अब फंड जो है नॉर्मली एनपीओ वालों को किसी से मिल जाता है, जैसे गवर्नमेंट से मिल सकता है, किसी और से मिल सकता है। तो वैसे ही देखो फंड लाइबिलिटी होता है, और अगर फंड से इनकम करते हैं, अब ये इनकम कैसे होता है? देखो फंड का पैसा जो है, हम लोग मान लो किसी को बिल्डिंग फंड मिला किसी स्कूल को, तो क्या वो जरूरी है कि आज फंड मिला कल से ही बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसका तो एक अरेंजमेंट होगा ना। तो इस बीच में जैसे मान लो कि ये सोच रहे हैं कि फंड तो आज मिला, 6 मंथ्स बाद हम लोग बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर जगह वगह देख के, ठीक है।
तो ये 6 मंथ्स में वो पैसा पड़े पड़े क्या होगा, बेकार होगा। ठीक है, पैसा अगर पड़ा हुआ है तो वो तो बेकार होगा, तो पैसे को हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 6 मंथ्स बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से इनकम होगा। ठीक है, जैसे बैंक में रख दिया, एफडी कर दिया 6 मंथ्स के लिए, तो इन्वेस्ट कर रहे तो पैसा मिलेगा, तो उससे जो इनकम आ रहा है वो लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइबिलिटी से हुआ इनकम कभी इनकम नहीं होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है तो वो इनकम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज इनकम का सोर्स क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि फंड लाइबिलिटी होता है, अभी सिखाया मैंने। तो इसीलिए इनकम जो भी होगा फंड से, वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी होगा, उसे हम लोग इनकम बोल के नहीं बोलेंगे। ठीक है, और ये कहां पर जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। इसे हमें क्या करना है, एंड ऐड टू द फंड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फंड में जाके ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड। अगर हम लोग इस फंड से कोई एक्सपेंस करते हैं, रेस्पेक्ट ऑफ फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम फंड बैलेंस ऑन द liability side and not recorded as expense। बताते हैं ये क्या लिखा मैंने, not recorded as expense। ठीक है, ये देखो पहले मैंने क्या बोला, अगर फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे अर्निंग कर रहे हैं, वो इनकम नहीं होगा। मतलब उसको हम लोग पीएल में नहीं दिखा सकते, मतलब यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा सकते, फंड में ही उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही अगर फंड रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो रहा है, जैसे मान लो जो बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट हो गया तो उससे एक्सपेंस हो रहा है, तो जो एक्सपेंस होगा उसे इनकम एक्सपेंडिचर में एज एन एक्सपेंस नहीं ट्रीट करना है। एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द फंड बैलेंस। फंड बैलेंस से ही हमें डिडक्ट करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि फंड हम लोगों का लाइबिलिटी है, तो ये हमेशा लाइबिलिटी साइड में ही हम लोग दिखाएंगे, बिकॉज ये लाइबिलिटी आइटम है। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। और यहाँ पर देखो, इसीलिए नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस के तरह रिकॉर्ड नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा अब 4th नंबर पॉइंट लिखेंगे, अगर अगर फंड का जो एक्सपेंस हुआ है वो अगर मोर देन फंड बैलेंस है, जैसे कि मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए जितना बैलेंस दिया गया था उससे ज्यादा खर्चा हो गया। मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख दिया गया था, लेकिन खर्चा हो गया मान लो 12 लाख। ठीक है, तो फंड का एक्सपेंस अगर मोर देन फंड बैलेंस है, तो जो एक्सेस एक्सपेंस है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो एक्सेस एक्सपेंस जो है वो कहां पर चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। मतलब देखो नॉर्मल सा बात है, तुम लोगों ने मोबाइल खरीदने के लिए एक मोबाइल फंड बनाया था, जिसमें तुम लोगों ने जमा किया 12,000, लेकिन तुम लोग जाके 15,000 का मोबाइल ले लिए। ठीक है, तो इसका मतलब फंड का एक्सपेंस हो गया, फंड रिलेटेड एक्सपेंस हो गया 15,000, जबकि फंड में तो था 12,000। अब 3,000 कहाँ से दोगे, अब 3,000 जो है वो डेली के इनकम से देना पड़ेगा ना, मतलब हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो एज एन एक्सपेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वो फिर एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम 12,000 का ही मोबाइल खरीद लेते तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि मैंने फंड को यूज किया, उसके लिए मैंने डेली का जो इनकम है उससे पे नहीं किया, मैंने फंड को यूज किया, सेविंग्स बनाया जो फंड के नाम पे, उसको यूज किया। तो एक्सेस अगर हो जाता है एक्सपेंस हम लोग का, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। नॉर्मली अगर एक्सपेंस हो रहा है तो वो हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, अगर वो फंड रिलेटेड एक्सपेंसेस है, और अगर फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो गया तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए देखो एक क्वेश्चन जो है वो करते हैं, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे बोला है ये वाला इलस्ट्रेशन 5, इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शोज द अकाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मैच एक्सपेंसेस का अकाउंट एंड मैच फंड इन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब मैच फंड भी यहाँ पर दिखेगा हमें, मैच एक्सपेंस भी दिखेगा। मतलब जो भी मैच अरेंज किया जाता है यहाँ पर इस क्लब में, ठीक है, क्लब में जैसे मैच वगैरह अरेंज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि मैच का फंड बनाया हुआ है, मैच फंड, उसी से मैच का एक्सपेंसेस पे किया जाता है। जब जब मैच का अरेंजमेंट किया जाता है, हर बार मैच का एक्सपेंसेस कहां से दिया जाता है, मैच फंड से। अब यहाँ पर बोला है मैच एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 1,10,000। मैच का फंड में ओपनिंग बैलेंस, ये देखो 1419 में बैलेंस था 30,000,
डोनेशन फॉर मैच फंड कितना था 55,000, ये ड्यूरिंग द ईयर था, और प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स ये कितना था 20,000। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या क्या हुआ, देखो एक मैच फंड था यहाँ पर, देखो हम यहीं पर ना करके दिखा लेते क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। हमें बेसिकली प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है वो देख लेते एक बार। यहाँ पर हमें show the amount of match expenses in the appropriate balance sheet। अच्छा बैलेंस शीट में दिखाओ, appropriate फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें इसे दिखाना पड़ेगा appropriately। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन से पार्ट में मैच एक्सपेंसेस जाएगा, बैलेंस शीट में अभी अभी बोला मैंने, क्योंकि कोई अगर फंड होता है तो वो लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम यहीं पर कर रहे हैं, तुम लोग अपनी कॉपी में करो, यहाँ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी में नहीं करना है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो हम करके दिखा देंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, हम प्रॉपर फॉर्मेट से कर रहे हैं इसीलिए तुम लोग को भी लेकिन कॉपी में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्ट, अब यहाँ पर हम दिखाते हैं, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पर इधर लिखेंगे लाइबिलिटी, यहाँ पर हम लोग टी शेप में ही करेंगे एसेट। ठीक है, एनपीओ का हम लोग टी शेप में कर सकते हैं, बैलेंस शीट जैसे कंपनी अकाउंट्स का नहीं कर सकते लेकिन इसका कर सकेंगे। अच्छा तो सबसे पहले मेरे पास एक फंड है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक फंड है मैच फंड, जिसमें कितना अमाउंट है 30,000। ठीक है, तो वो सबसे पहले ऐसे लिखिएगा मैच फंड, मैच फंड कितना है ओपनिंग में है 30,000। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मैच फंड के लिए और भी डोनेशन आ गया 55,000, तो फंड बढ़ गया। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों ने एक मोबाइल खरीदने के लिए फंड बनाया था, और मान लो तुम लोग के पेरेंट्स ने तुम लोग को और भी 2,000 दे दिया, तो तुम लोग के लिए तो डोनेशन ही हो गया ना, 2,000 दे दिया तो फंड बढ़ गया। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डोनेशन मिला ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस साल का डेटा दिया हुआ है, डोनेशन मिला मैच फंड के लिए, तो मैच फंड में ऐड कर देंगे। जैसे मोबाइल खरीदने के लिए अगर तुम लोग को 2,000 एक्स्ट्रा मिल गया तो मोबाइल के फंड में ही ना ऐड करोगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 85,000। ठीक है, ये 85,000 हो गया। फिर बोल रहा है कि मैच एक्सपेंसेस, अब फंड में इतना पैसा है, अब क्या हुआ है, मैच जो है अरेंज किया जाएगा, मैच अरेंज किया जा रहा है, तो मैच अरेंज करवाने का एक्सपेंस इतना हुआ है, और मैच का जो टिकट है, क्योंकि मैच देखने के लिए टिकट का अरेंजमेंट किया गया है, जैसे होता है नॉर्मली क्रिकेट फुटबॉल सारे मैचेस में होता है। ठीक है, तो मैच करवाने के लिए एक्सपेंसेस 1,10,000, और मैच करवा के टिकट बेच के 20,000 अर्निंग हुआ है। तो जो अर्निंग हुआ अभी अभी मैंने सिखाया, देखो तुम लोग को, मैच का फंड से अगर हमें कोई भी फंड से अगर हमें इनकम होता है तो वो फंड में ऐड होगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम बोल के नहीं जाएगा, वो फंड में ऐड होगा। ठीक है, तो 20,000 टिकट सेल हो गया, अर्निंग हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, तो ये कितना हो गया 1,05,000। लेकिन मैच का एक्सपेंसेस कितना है 1,10,000, लेकिन मेरे पास अगर 1,05,000 अवेलेबल है, वहां से तो हम 1,10,000 पूरा पे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो जितना फंड में है, जैसे मोबाइल वाला एग्जांपल दिया, अगर तुम लोग फंड में था तुम लोग का 12,000, जाके 15,000 का मोबाइल खरीद लिए, तो 12,000 फंड से दोगे। ठीक है, फंड का पैसा जो कलेक्ट करके लेके गए थे, और बाकी 3,000 क्या करोगे, बाकी 3,000 जो है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से कहीं से भी देना पड़ेगा। ठीक है, फंड से तो होने वाला है नहीं, तो यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे मैच एक्सपेंस। ठीक है, मैच एक्सपेंस कितना लेस कर सकते हैं 1,05,000, उससे ज्यादा तो पे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये यहाँ पर कुछ मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जीरो हो गया। अब हमें यहाँ पर एक नोट देना पड़ेगा। ठीक है, नोट क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर एक नोट देना पड़ेगा, नोट में हम लोग ये ही लिखेंगे, क्योंकि मैच ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये देखो क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंड एक्सपेंस ग्रेटर देन फंड बैलेंस है, तो एक्सेस एक्सपेंस ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट तुम लोग को लिखना पड़ेगा। दैट इज कितना हो जाएगा 1 लाख, ये देखो 1,10,000 हम लोग का एक्सपेंस हुआ है, जबकि हम लोग फंड से सिर्फ 1,05,000 ही पे कर पाए, यानी कितना हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में चार्ज हो जाएगा 5,000।
तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल यही नोट को सिर्फ 5000 ऐड ऑन करके लिखना पड़ेगा। फंड एक्सपेंस ग्रेटर देन फंड बैलेंस, सो द एक्सेस 5000 एक्सपेंस विल बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में चार्ज करना है या डेबिट करना है, जो भी बोलो एक ही बात है। तो देखो ये मैंने इसे यहाँ पर शॉर्टकट में इसीलिए कर दिया क्योंकि इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, हमें इसको बड़े क्वेश्चन के अंदर ऐड ऑन करके देना। ठीक है, और अगर छोटा मोटा कुछ कंसेप्ट थियोरेटिकली पूछ लिया तो ये इससे तुम लोग बोल सकते हो कि फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद 6th नंबर देखो, ये भी हम यहीं पर करके दिखा देंगे। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसको हम वहां पर करके दिखाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर 4,50,000। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कैश रिसीव्ड हुआ है। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, ये जो रिसीव हुआ है इसमें क्या इंक्लूडेड है, 20,000 फॉर द ईयर 31st March 2019। अब ये देखो 4,50,000 इंक्लूड मतलब रिसीव हुआ है, उसमें से बोल रहा है 31st March 2019 का इसमें कितना इंक्लूडेड है, 20,000। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वेयर 55,000। बोल रहा है 31st March 2020 को 31st March 2020 को सब्सक्रिप्शन ड्यू तो हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग ड्यू हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग 15,000। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 31st March 2020 और यहाँ पर लिखेंगे 1 April 2019। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ है 31st March 2020 को बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000 ईयर एंड में। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 बट पर्टेनिंग टू द ईयर 2021। ऑब्वियसली अगर एडवांस है तो इस साल का तो होगा नहीं, इस साल का अगर रिसीव हो रहा है तो वो तो एडवांस होगा नहीं। एडवांस तभी होगा अगर 2020 के बाद का कुछ रिसीव हो रहा है। तो हाँ, यहाँ रिसीव हुआ है 2021 के लिए 26,000, तो एडवांस लिया गया है 26,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 31st March 2019, 31st March 2019 में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस लिया गया था वो 18,000 pertaining to the year 1920। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 19। ईयर एंडिंग मतलब उसका स्टार्टिंग कब रहा होगा, 1 April 2018, इसका एंडिंग हुआ होगा 31st March 2019। ठीक है, बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पर एडवांस रिसीव किया था कितना, 18,000, तो यहाँ एडवांस रिसीव किया था तो वो कब का होगा, इस साल का होगा, वो बताया भी है। देखो 1920 के लिए यहाँ पर ही रिसीव किया था, 31st March 2019 में 1920 के लिए रिसीव किया था, तो ये एडवांस हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, एडवांस, ओपनिंग एडवांस, ये क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 एज इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये देखो ये बता देता है कभी कभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि अकाउंट सीख लो, क्योंकि अगर डायरेक्टली हमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो एनपीओ का एक छोटा क्वेश्चन उसके साथ एक 2 मार्क्स का दे दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तब तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट तुम लोग लिख सकते हो पहले, इन द बुक्स ऑफ जयपुर लिटरेरी सोसाइटी ना क्या है, हाँ सोसाइटी सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। हम इसको शॉर्टकट में ही दिखा रहे हैं, मतलब उतना डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कब से कब तक का बनेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग का बनेगा 31st March, ये देखो 31st March 2020 का बनेगा। ठीक है, ईयर एंडेड। अच्छा, अब ये देखो आउटस्टैंडिंग एंड में है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आता है, टू बैलेंस बीडी, ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन होता है, और इधर होता है बाई बैलेंस बीडी। ये बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटी। ऑब्वियसली डेबिट साइड एसेट डिनोट करेगा, क्रेडिट साइड लाइबिलिटी डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये देखो ओपनिंग में एसेट है, सॉरी लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर इन्होंने 2000 मतलब
2018 को जो ईयर एंड होता है 31 मार्च 2019 को जब ईयर एंड हुआ तब यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिला कि सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला था 31 मार्च 19 को, मतलब यहाँ पर एडवांस मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस लाइबिलिटी होता है, तो ओपनिंग हुआ ना, क्योंकि जिस साल का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं वो साल तो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो ये ओपनिंग बैलेंस हुआ, तो ओपनिंग लाइबिलिटी 18,000। ठीक है, अच्छा, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी अगर कुछ होगा तो उसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ये रहा, क्लोजिंग में एडवांस है 26,000। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का, तो ओपनिंग एसेट इधर होगा, आउटस्टैंडिंग एसेट होगा, क्यों? क्योंकि ये इनकम है, ये जो अकाउंट बना रहे हैं इसका नेचर क्या है, इनकम है, तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है, इनकम अगर एडवांस है तो लाइबिलिटी है, तो एडवांस को मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग लाइबिलिटी दिखा दिया। अब हम लोग ये वाला आउटस्टैंडिंग जो है उसको लिखेंगे, ये देखो क्लोजिंग एसेट हम लोग का कितना 15,000। अच्छा, और रिसिप्ट कितना हुआ है 4,50,000, तो उसे हमें क्या लिखना चाहिए, बाय बैंक या कैश बोल के 4,50,000, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बोल रहे दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसिप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पर रिसिप्ट किया था हम लोगों ने 31 मार्च 2019, ऑन 31 मार्च दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि इस 4,50,000 में कौन सा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है जो कि 31 मार्च 2019 के ईयर एंड में हमें मिलना चाहिए था। तो अगर जो 31 मार्च 19 में मिलना चाहिए था, जो हमें अभी मिल रहा है, मतलब 1920 में मिल रहा है, 31 मार्च 19 मतलब ईयर 1819 का अमाउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किस डेट पे वो नहीं बोला है, तो 1819 का अमाउंट अगर यहाँ रिसीव करें तो 1819 का अमाउंट बाकी रहा होगा, तो जब हम लोग ये अकाउंट ओपन करेंगे तो बोलेंगे ये हम लोग का क्या है, ओपनिंग एसेट हमें मिलने वाला है। जैसे तुम लोग डेटर में लिखते हो ना टू बैलेंस बीडी, वैसे ही हमें क्या होगा, देखो सब्सक्रिप्शन जिनसे मिलने वाला है वो तो डेटर ही हुआ ना इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो डेटर से कितना अमाउंट मिलने वाला है 20,000 मिलने वाला था, तभी तो ये 4,50,000 में 20,000 दिया गया है। ठीक है, ये फिर से बता देते, देखो अब ये पूरा अकाउंट बन गया, अब तो हम लोग को कैलकुलेशन करने से ही पता चलेगा। अगर तुम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ईयर एंडेड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है तो एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये हो गया बाय बैंक रिसिप्ट अमाउंट। अब बोल रहा है इसमें 20,000 अमाउंट ऐसा है जो कि हमें रिसीव होना चाहिए था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 को, तो हम लोग तो 1920 कर रहे हैं, अब ये 31 मार्च 19 का मतलब ही है 1819, तो 1819 का 20,000 हमें 1920 में रिसीव किया, क्यों किया 1819 में नहीं किया होगा, 1819 में बाकी था। इसका मतलब जब हम लोग 1920 का अकाउंट ओपन किए होंगे तब हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, ओपनिंग एसेट की हम लोग का ये रिसीवेबल है, क्योंकि डेबिट बोल के हम लोग क्या दिखाते हैं, अगर हमारे पास कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था, हाँ था 20,000 था और वो हमें मिला इस साल। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू तो हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है, ये इस साल के ईयर एंड में, मतलब आउटस्टैंडिंग फिर से है कितना, बोल रहा है 15,000, तो ये ओपनिंग एसेट ये क्लोजिंग एसेट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए हमेशा हम लोग का क्या हो जाएगा, एसेट होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सबको ऐड करने से आएगा 4,83,000। ठीक है, 4,83,000, और यहाँ पर भी आ रहा है 4,83,000। अब 4,83 से अगर हम लोग 46,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4,37,000। ठीक है, तो ये हम लोग का कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का ही जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर का ही जाएगा, तो ये देखो यहाँ पर आ गया 4,37,000, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो हमें इस तरीके से अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4,37,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
गुड इवनिंग सुनो। मैम देखो यहाँ पर बोला है इलस्ट्रेशन 7 में फिर से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब अगर ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 31 मार्च 2020 का हम लोग का आउटस्टैंडिंग कितना है। मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तभी बोला है। अच्छा, बोल रहा है कि क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। बोल रहा है क्लब में टोटल 350 मेंबर्स है और टोटल जो है हर एक पर्सन जो है 1050 करके पर ईयर का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्लब का इनकम कितना होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। इनकम होना चाहिए 350 इंटू 1050। ये ड्यूरिंग द ईयर का हम लोग का इनकम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। 350 इंटू 1050 ड्यूरिंग द ईयर का हम लोग का इनकम होना चाहिए 3,67,500। ठीक है, ये हम लोग का इनकम होना चाहिए। अब ये इनकम कहाँ क्लोज होगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं तो देखो क्या होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं तो इनकम ये हो गया। ठीक है, ये हमारा कैश रिसिप्ट नहीं है, ये इनकम हुआ है। ठीक है, इनकम हुआ है। अब कौन दिया है पेमेंट कौन नहीं दिया उस पर डिपेंड करेगा कि फुल्ली कैश रिसिप्ट है कि नहीं। तो इनकम को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जैसे तो हम लोग सेल को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इनकम को इनकम एक्सपेंडिचर में करते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो क्या लिखेंगे? टू इनकम एक्सपेंडिचर। कितना? 3,67,500। फिर पढ़ो क्या बोल रहे हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड सम ऑफ 4,10,000। अच्छा, हमें इतना इनकम होना चाहिए बट रिसीव हुआ है 4,10,000। तो बाय बैंक बोल के लिखेंगे कितना? 4,10,000। रिसीव इतना किया है जबकि होना चाहिए इतना। अब इतना क्यों किया है? तो इसका दो रीजन हो सकते हैं। या तो हम लोगों ने कुछ एडवांस लिया है, या फिर हो सकता है हम लोगों का कुछ पहले से आउटस्टैंडिंग था वो इस साल रिसीव किया है तो ऐसा दिख रहा है। तो इस बार भी तो कुछ आउटस्टैंडिंग है बोल रहा है। अच्छा, फिर क्या बोला है? The following additional information is provided. Subscription outstanding on 31st March 2019 45,000। 31st March 2019 मतलब यहाँ पर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिख रहा था 45,000 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इनकम है तो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है। अब एसेट क्या है? ओपनिंग एसेट है तो ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक है, टू बैलेंस बीडी 45,000 हो गया। और कुछ इंफॉर्मेशन है नीचे है, ये देखो। इसके बाद बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। ये देखो 31 मार्च 2020 को एडवांस हम लोगों ने रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन 62,000। ठीक है, एडवांस जो है इनकम है ये, क्योंकि इसका नेचर इनकम है। तो एडवांस इनकम हम लोग का क्या होगा? ऑलवेज लाइबिलिटी होगा। एडवांस इनकम हम लोग का क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। अब देखना ये है ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। 31 मार्च का है तो क्लोजिंग है। ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में जाएगा तो क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 62,000। और सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 मतलब यहाँ पर ओपनिंग एडवांस ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन लिखना किधर है? ओपनिंग साइड। ये ओपनिंग है ना ऊपर का, ये नीचे का क्लोजिंग है। तो बाई बैलेंस बीडी 30,000। ठीक है, अब ये क्लोज करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये देखो हमें क्या क्या मिल गया? ओपनिंग एसेट, ओपनिंग एसेट मिल गया, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफर होगा, बाई बैंक बोल के कितना है, यानी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा। और क्या फाइंड आउट करेंगे? अगर बैलेंस आएगा इधर आना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन में बता ही दिया है कि आउटस्टैंडिंग बताओ इस साल का कितना है। अभी अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे, वहां पर बोला था कि इस यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना है ये फाइंड आउट करो। तो बैलेंस इधर आना चाहिए। तो देखते हैं अगर हम लोगों ने सारी चीजों को सही सही लिखा है तो बैलेंस इधर आ जाएगा। अब टोटल करो 45 3,67,000, यहाँ पर 45,000 3,67,500 प्लस 62,000, तो ये हो गया 4,74,500 माइनस यहाँ पर 4,40,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 34,500। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग आ रहा है करेंट ईयर का वो आ रहा है 34,500। ये देखो यही पूछा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर क्वेश्चन को यहाँ स्क्रॉल करते ये देखो यहाँ पर बोला था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो वही आया बैलेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली सब बता दिया था, जस्ट हमें पुट करना है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हम लोग का ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटी को बताएगा। ये होता है ओपनिंग
एसेट, ठीक है, और ये हो जाएगा ओपनिंग लाइबिलिटी। और वैसे ही यहाँ पर ओपनिंग एसेट जस्ट इसका ऑपोजिट होना चाहिए, इधर हो जाएगा हम लोग का क्लोजिंग एसेट, ये ऑलरेडी मेरा लिखा है, और इधर हो जाएगा क्लोजिंग लाइबिलिटी। बस तुम लोग को डेट देखना है और इसका नेचर समझना है अकाउंट का। क्यों? क्योंकि हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, हमेशा आउटस्टैंडिंग एसेट होगा ऐसा थोड़ी ना होगा। ये तो इनकम था तभी आउटस्टैंडिंग एसेट है, एडवांस लाइबिलिटी है। अब जैसे ही एक्सपेंस हो जाएगा तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, एक्सपेंस होने पे हम लोग का आउटस्टैंडिंग जो है वो लाइबिलिटी हो जाएगा, और जो हम लोग का इनकम है आउटस्टैंडिंग वो हम लोग का एसेट हो जाएगा। तो नेचर पे डिपेंड करना है। बाकी लेजर पोस्टिंग तो एज इट इज होगा, जो तुम लोग 11 से सीखते आ रहे हो कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, डेबिट का ओपनिंग इधर, क्रेडिट का ओपनिंग इधर। अगर ओपनिंग इधर है तो जस्ट ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 34,500 बस इतना ही पूछा था, तो ये आंसर फाइंड आउट हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इसके बाद 8 को हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इसमें क्या बोला है देखो। The Sports Writers Club gives the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2020, ठीक है। 31st March 2020 का यहाँ पर जो है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है ये देखो, ओपनिंग कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब रिसिप्ट हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि ये 31st March 2020 का ही इनकम रिसिप्ट हुआ है, ये प्रीवियस वाला भी हो सकता है या फिर कुछ एडवांस है वो भी हो सकता है, क्योंकि ये कैश बुक की तरह है। तो कैश इनफ्लो हुआ कि नहीं, यहाँ एंट्री हो गया। सैलरी यहाँ पर बोला एक्सपेंस, ठीक है, ये इतना रेंट इलेक्ट्रिसिटी गया है, लाइब्रेरी बुक्स का खर्चा, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, अगर बैंक कैश दोनों बोल देगा तो वैसे करना है। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोला है। फिगर्स ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज आर फर्निश्ड एज फॉलोज, कुछ एसेट लाइबिलिटी का डेटा दे दिया है। सैलरी आउटस्टैंडिंग दे दिया है 19 और 20 दोनों का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन न्यूज़पेपर, फिक्स्ड डिपॉजिट बताया है। इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन मतलब वो एफडी पे इंटरेस्ट कितना एक्रू हुआ है वो बता रहा है। फिर बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, ये हमें कुछ डेटा दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं। द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% to 20% पर एनम। मतलब जो हम लोग का फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10 और 20%, ठीक है। अब बोल रहा है रेस्पेक्टिवली इंक्लूसिव ऑफ एडिशन, इसका मतलब है कि अगर फर्दर हम लोगों ने कुछ परचेज किया है उस पे भी सेम परसेंटेज पे डेप्रिसिएशन लगाना है। द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ 31st March 2020 वाज 5250। बोल रहा है क्लब का जो लाइब्रेरी बुक्स है वो रीवैल्यू किया गया है, ठीक है। तो बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा क्योंकि रीवैल्यू करने से वैल्यू कम होगा, ठीक है, और उसका वैल्यू हुआ है 5250। पहले देख लो लाइब्रेरी बुक्स कितना था, लाइब्रेरी बुक्स था ये देखो 5000। अच्छा ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, 5250 का हो गया है, मतलब यहाँ पर जो 250 से वैल्यू बढ़ा दिया गया है रिवैल्यूएशन करने के बाद, बुक्स के वैल्यूज बढ़ गए, ठीक है। हमें क्या क्या करने बोला है, क्लब का बैलेंस शीट बनाना है 31st March 2019 में, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के देना है, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के देना है। हमें दो बैलेंस शीट बनाना है, एक 31st March 19 का, एक 31st March 20 का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं हमें कैपिटल का जरूरत होता है। अगर तुम लोग देखोगे जितना भी हम लोगों ने भी इंफॉर्मेशन पढ़ा ना, वहां कहीं भी कैपिटल नहीं था। तो कैपिटल अगर कुछ है तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैपिटल कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बैलेंस शीट से। इसीलिए यहाँ पर नॉर्मली हमें हमेशा जो एनपीओ है वहां दो बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। क्लोजिंग कौन सा, जो ड्यूरिंग द ईयर के लिए बना रहे, ओपनिंग यानी इसके पहले वाले ईयर का बैलेंस शीट। तो यहाँ पर तीन चीज हमें प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हम लोग का ये तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, तो इससे तो बैलेंस शीट बनेगा। देखो इसमें भी बैलेंस शीट बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग का पहले हमें डेटा फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है। जैसे देखो एसेट ये कैश बैलेंस शीट का आइटम है, सब्सक्रिप्शन जो है ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, मिसलेनियस इनकम भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, इंटरेस्ट भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, रेंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि इसको रीवैल्यू किया गया है, ऐसे
एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो नॉर्मली बुक्स को एसेट माना जाता है। मैगजीन न्यूज़पेपर ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा अगर हम लोग उसका पेमेंट कर रहे हैं, मतलब मैगजीन न्यूज़पेपर इन्होंने कुछ परचेज किया उसका पेमेंट कर रहा है। सन्ड्री एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इक्विपमेंट मैंने लास्ट दिन ही बताया था कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है उसे एसेट माना जाता है, जैसे कि क्रिकेट में बैट उसे इक्विपमेंट माना जाता है, बट क्रिकेट का बॉल उसे हम लोग स्पोर्ट्स मेटेरियल बोलेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट है, तो ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। और ये बैलेंस शीट भी जो हमारा कैश का है ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम लोग कौन से ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे? 31 मार्च 2019 का, उसके बाद 31 मार्च 2020 का, पहले 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट बनेगा। तो यहाँ देखो एक आइटम बैलेंस शीट का दिख रहा है, ये 2 आइटम बैलेंस शीट का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ भी एक आइटम बैलेंस शीट का दिख रहा है, तो हमें बैलेंस शीट में ये सब आइटम जा सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा कि ये 31 मार्च 2019 का है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे ये कैश का बैलेंस, ये रिसीव पेमेंट अकाउंट कब का बना हुआ है? 31 मार्च 2020 का, ठीक है। तो इसका ओपनिंग कब हुआ होगा? 1/4/2019, ठीक है। तो ये देखो 1/4/2019 का मतलब ही 31 मार्च 2019, ये कैश बुक ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट हुआ है, क्लोजिंग कैश बैलेंस भी खत्म हुआ है। क्लोजिंग अगर 31 मार्च 20 है तो ओपनिंग 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल का मतलब ही तो 31 मार्च 2019, मतलब ये हम लोग का कैश बैलेंस जो है बैलेंस शीट में आ जाएगा, ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में। ये लाइब्रेरी बुक्स ये तो इस बार परचेज हुआ है, ये तो पेमेंट साइड है ना, ये इस बार परचेज हुआ है। तो देखते हैं क्या पहले से इनके पास कोई लाइब्रेरी बुक्स था, तो वो बैलेंस शीट में लिखेंगे, वो हमें यहाँ पता चलेगा। ये देखो जब हम लोग ये डेटा देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है 19 में क्या क्या हमारा जो है यहाँ पर रिलेवेंट आइटम है। जैसे कि देखो लाइब्रेरी बुक्स मिल गया, तो ये अमाउंट हम लोग लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, देखो बात समझो, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है ये तो इस बार परचेज हुआ है, ये तो इस बार परचेज किया है हम लोगों ने मैगजीन, सॉरी ये लाइब्रेरी बुक्स इस बार परचेज किया है, क्योंकि एंट्री क्या हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो 1000 रुपीज का लाइब्रेरी बुक्स जो है इस बार परचेज हुआ है, तो ये हम लोग इस बार नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना है, 31 मार्च 2019 का लाइब्रेरी बुक्स का डेटा लिख देना है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये इस बार परचेज हुआ है। क्या पहले से कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 31 मार्च 20 के पहले? हाँ था ना, 7200, तो ये हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग अपना जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो भी हम लोग रीड कर रहे हैं उसे हम लोग लिखेंगे। देखो कैसे करके बन रहा है, तो यहाँ पर इधर करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 9 in the books of Sports Writers Club balance sheet as at 31 मार्च 2019। हम सारा स्ट्रक्चर बना लेते क्योंकि एक एक चीज रीड करते हुए हम लोग लिख लेंगे। 31 मार्च 2019 ये इसके लिए जगह लगेगा, इतना जगह रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर account for the year ended 31 March 2020, एक्सपेंडिचर इधर होता है और इनकम। स्ट्रक्चर तुम लोग ना सही अपने हिसाब से पूरा फॉर्मेट जो है सही से बनाओ, हम थोड़ा रफली कर रहे हैं। ये इतना जगह रख दिया, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सारी चीज हमें प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अच्छा अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कौन सा अमाउंट कहां पर जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है तो इसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ओपनिंग मतलब ये तो 31 मार्च का है, तो ओपनिंग मतलब ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 का, यानी 31 मार्च 20 का। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कैश बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश। कैश को हम नीचे साइड में लिखते हैं, यहाँ पर एकदम एंड में यहाँ पर लिख लेते हैं। कैश बैलेंस बोला है 4820, 4820।
अच्छा, इसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? सब्सक्रिप्शन का जो अर्निंग है वो हम लोग का जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, लेकिन इसका हमारा नोट्स बन सकता है। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन का हमारे यहाँ पर एडजस्टमेंट है। ये देखो, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जितने भी एडजस्टमेंट है उसका हमारा इनर कॉलम में डेटा पुट करना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन है 28,600, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको एडजस्ट करके लिख देंगे। अब हम लोग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। अगर छोटा इंफॉर्मेशन है बिना अकाउंट के हो जाता है वो भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लोग का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं अगर बोल दे कि अकाउंट बनाना है तो वो सीखना तो पड़ेगा ना। अदरवाइज हम लोग एडलेस करके भी कर सकते हैं। तो मैंने सब्सक्रिप्शन को इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस इनकम भी हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय मिसलेनियस इनकम। अच्छा, इसका जो अमाउंट है वो है हम लोग का 700। अच्छा, इसमें कोई एडजस्टमेंट था? देखो एग्जाम में क्या करना है, जिसमें एडजस्टमेंट है तुम लोग को उसको पॉइंट आउट कर देना है। तो मिसलेनियस इनकम का कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अगर हम लोग यहाँ पर रीड करें ना तो मिसलेनियस इनकम का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, यानी ये 700 हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट का था, मैंने यहाँ पर रीड किया था इंटरेस्ट एक्रूड। तो अगर जब हम लोग इसको ऐसे पॉइंट आउट कर लेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि इसे इनर कॉलम में लिखना है कि आउटर कॉलम में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2000 यहाँ पर लिखते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये इनर कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू है हम लोग का कितना, 2000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सैलरी। सैलरी हम लोग का पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर टू सैलरीज। टू सैलरीज, इसे हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। सैलरी कितना है? 12,000, क्योंकि सैलरी का एडजस्टमेंट था तो ये लिख दिया मैंने 12,000। अच्छा, उसके बाद रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी है तो ये भी इनर कॉलम में जाएगा। टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हो जाएगा 7220। ठीक है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लाइब्रेरी बुक्स 1000। तो लाइब्रेरी बुक्स हम लोग का क्या होता है? एसेट होता है। तो लाइब्रेरी बुक्स को हमें कहाँ लिखना चाहिए? ये इस बार परचेज हुआ है तो नए वाले बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाले बैलेंस शीट में जाएगा जब हम लोग लाइब्रेरी बुक्स लिखेंगे वहां पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लाइब्रेरी बुक्स। ओपनिंग तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि प्रीवियसली भी लाइब्रेरी बुक्स था। नया जो परचेज हुआ है उसको हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं एडिशनल। ये परचेज हुआ है तभी तो ये दिख रहा है पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, कि ये इसका मतलब क्या है, लाइब्रेरी बुक्स टू कैश या बैंक, मतलब इस बार 1000 रुपीज का लाइब्रेरी बुक्स परचेज हुआ है, लिख लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैगजीन न्यूज़पेपर, तो ये एक्सपेंस है, यहाँ पर लिखेंगे टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर बोल के यहाँ पर वैल्यू आ रहा है कितना, 2172। 2172। ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो मैंने जगह नहीं रखा, एक्चुअली हम नीचे नीचे लिख के ऐड नहीं करेंगे, साइड में कर देंगे। तुम लोग अगर जगह रख रहे हो तो वैसे भी ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 10,278। क्या सन्ड्री एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट था? नहीं था, तो इसे हम लोग, हाँ था, ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस, यानी वही सन्ड्री एक्सपेंस रिलेटेड, और यहाँ पर बस प्रीपेड एक्सपेंसेस था। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। टू सन्ड्री एक्सपेंस 10,278। 10,278। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये हम लोग का कहां पर जाएगा? क्लोजिंग। इस बार खरीदा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो यहाँ पर ओपनिंग तो कुछ होगा, उसके बाद बाकी डेटा हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1000 रुपीज का। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1000 रुपीज का परचेज हुआ है। अच्छा, और ओपनिंग कुछ होगा, एक काम करते हैं ओपनिंग के लिए जगह रख देते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं एडिशनल परचेज हुआ है ना, ये तो इस बार परचेज हुआ है 1000, और अगर ओपनिंग कुछ होगा तो वो लिख लेंगे, जब हमें डेटा मिलेगा तब लिखेंगे। क्लोजिंग कैश बैलेंस 2450। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश, क्लोजिंग कैश बैलेंस 2450। अच्छा, ये हो गया। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग देखो, अब हम लोग चाहे तो इसका अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। अगर हम लोग सारी चीजों का अकाउंट बनाएंगे तो जो छोटा छोटा चीज है जिसमें एक या दो ही एडजस्टमेंट है तो उसमें हमें अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले ये दिमाग में हमें बैठा लेना चाहिए, हमें ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस या ड्यूरिंग द ईयर का इनकम फाइंड आउट करना।
ठीक है। तो यहाँ पर बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो है ओपनिंग का मतलब 31 मार्च 19 का 710 और 2020 का है 170। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2020 का जो है एक्सपेंसेस या इनकम वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम लोग का जो पेमेंट है मतलब जो हम लोग का पेमेंट साइड है वहां पर हमें दिखाया है सैलरी, देखो कितना दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा, ये देखो सैलरी दिख रहा है 12,000, ये इतना पेमेंट क्या है। अब सोचो जिसका पहले से ही कुछ आउटस्टैंडिंग है उसको तो पहले अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर करना पड़ेगा। मतलब हम बताते हैं, जैसे मान लो कि जैन का अगर किसी का फीस बाकी है, ठीक है, मान लो स्कूल में किसी का जैन का फीस बाकी है, वो जाके फेब का फीस जमा करने लगा तो कोई लेगा नहीं, पहले बोलेगा जैन का क्लियर कर दो उसके बाद फेब का दे दो, ठीक है। प्रीवियस ड्यू पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो पेमेंट रिसिप्ट हुआ है 12,000 उसमें ये 710 पहले पेमेंट हुआ होगा। जब तक ये 710 क्लियर नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ सैलरी पे हुआ है, तो जब सैलरी पे हुआ है प्रीवियसली अगर कुछ ड्यू था तो वो जरूर पे हुआ होगा, यानी 710 रुपीज हम लोग क्या करेंगे यहां से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का इस साल से रिलेटेड नहीं है, 710 हम लोग का क्या है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो हमें प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं चाहिए तो हम लोग उसको लेस कर देंगे। मतलब क्या हुआ, अगर अकाउंट बनाते, देखो अकाउंट से क्लैरिटी हो जाता है तो हम यहाँ पर बना के दिखा देते कैसे होगा सैलरी अकाउंट। तो सैलरी जब पेमेंट हो रहा है तो टू कैश कितना 12,000, ठीक है। अब सैलरी एक क्या है एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो है ओपनिंग में तो वो हम लोग का लाइबिलिटी है बाय बैलेंस पीडी। देखो अगर किसी को वैसे नहीं समझ में आता है तो ये भी हम बता देते, तुम लोग चाहो तो ये रफली पेंसिल से लिख लो अपना। उसके बाद ये देखो क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर आ जाएगा, ठीक है। 170 सिंपल ऐड करके लेस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 12,170, 12,170 उससे 710 लेस करना है। 12,170 से अगर हम लोग 710 लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 11,460, ये हो जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर में इतना जाएगा यानी ये ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस है, ठीक है। अब हम ये तो हो गया अकाउंटिंग नॉलेज। अगर हम लोग इसको नॉर्मल समझने का कोशिश करें तो क्या होगा 710 जब भी सैलरी पे हुआ है पहले 710 का ड्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे ही 710 का ड्यू क्लियर हो रहा है तो वो हमें लेस कर देना है क्योंकि वो तो हमारे इस साल से रिलेटेड है नहीं, ठीक है। और अगर 20 में से 170 बाकी रख दिया है, ठीक है, सैलरी पे करना, तो ये बाकी जरूर रखा है यानी कैश आउटफ्लो नहीं करवाया हम लोगों ने, लेकिन है तो इसी साल का खर्चा तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 12,000 पे किया है सैलरी का जिसमें से 710 तो हमारे प्रीवियस ईयर का था, तो इस साल का सैलरी पे किया है 11,290, उसके बाद भी 170 हमारा बाकी रह गया। मतलब इस साल का पूरा खर्चा होता है सैलरी का 11,460। ये देखो जैसे भी करो तुम लोग का 11,460 आ ही जाएगा, चाहे अकाउंट बना लो चाहे उस तरीके से समझ लो, किसी भी एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे हम यहाँ पर ऐसे लाइन बाय लाइन ही दिखाएंगे और अकाउंट भी तुम लोग को दिखाते जाएंगे, तुम लोग चाहो तो उसे भी नोट डाउन कर सकते हो। अब जैसे कि फाइनल अकाउंट्स करते हैं वैसे ही यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह पे पुट होगा, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ये हम लोग का लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो साथ साथ उसे भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग वाला 710, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाला यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग वाला ये है 170। हो गया। अगर हम लोग सारी चीजों को एक ही साथ पोस्ट करते जाएंगे ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा मैटर। उसके बाद देखो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बाकी था 2019 में 864 और 2020 में हम लोगों ने बाकी रख दिया है 973। तो ये तो इसी साल का खर्चा है, हम लोगों ने पे नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे हमारा अकाउंट्स बनता है। तो 973 हम लोग का
देखो 973 हम लोग का इस बार का खर्चा है, हमें पे करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का डेटा क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ पर रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोगों ने पे किया। अच्छा, इसमें ये इंक्लूड होगा 864 जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि वो क्लियर किए बिना नेक्स्ट पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ऑफिस वाला क्या बोलेगा, पहले क्या ड्यू तो क्लियर करो उसके बाद पेमेंट करना। तो 864 इसमें जरूर क्लियर हो गया होगा, तो 864 हमें लेस कर देना है, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस ढूंढना है। तो ये पेमेंट से 864 लेस करने से हमें क्या पता चलेगा कि इस साल के लिए हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे किया है। तो ये देखो इस साल के लिए हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे किया है 6356, और उसके बाद भी बाकी रख दिया है 973। तो इसका मतलब इस साल का खर्चा है 7329, 7329। ठीक है, अब इसको चाहो तो तुम लोग अकाउंट बना सकते हो। ये देखो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये लाइबिलिटी है, तो ये ओपनिंग लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर एक्सपेंस है ना, तो बाय बैलेंस बीटी कितना हो जाएगा 864, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग लाइबिलिटी 973, और जो पेमेंट हुआ है टू कैश या बैंक बोल के 7220। अब इसको ऐड कर दो 8193, 8193 से 864, यहाँ से 864 माइनस करने से ही तो पता चलेगा। अच्छा फिर से देख लेते हैं, 8193 माइनस 864, 7329 आ गया, 7329 बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। तो अकाउंट बना के कंफर्टेबल होता है अकाउंट बना, या फिर ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसको बैलेंस शीट में भी साथ साथ दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये कितना लिखेंगे, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग वाला कितना है 864, डेट देखने से ही पता चलेगा, और क्लोजिंग वाला बाकी हम यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 973। ठीक है, अच्छा इसके बाद आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सेम तरीके से आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है। देखो कुछ अलग नहीं है, मैगजीन न्यूज़पेपर के लिए इतना हम लोगों ने पे किया, तो उसमें से 226 जरूर पे किया होगा जो कि प्रीवियसली बाकी था, तो वो हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अच्छा देखो वो हम लोग हटा देंगे, क्यों, क्योंकि वो हम लोग का इस साल का है नहीं। 340 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर का है। तो यहाँ पर 2172 माइनस 226 प्लस 340, तो ये हो गया 961, कुछ गलत कर दिया मैंने, 2172 माइनस 226 प्लस 340, 2286। ठीक है, इस चीज को भी तुम लोग अकाउंट बना सकते हो। तो ये देखो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का अकाउंट अगर बनाएंगे तो ये लाइबिलिटी है दोनों ही, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ओपनिंग इधर जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस हम लोगों ने किसी का बाकी रख दिया है, तो ये लाइबिलिटी होगा 340। और जो पेमेंट किया है उसे टू कैश बोल के लिखना पड़ेगा, कैश या बैंक, वो है 2172, जो पेमेंट क्या है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से मिलेगा। तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के कितना जाएगा, ये देखो 2172 प्लस 340, तो ये आ रहा है 2512 माइनस 226, 2286, ये आ गया। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटस्टैंडिंग को भी पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। साइड में आएगा ना, हाँ बोलो, आउटस्टैंडिंग वाला तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग वाला लाइबिलिटी, ओ हाँ मैंने इधर लिख दिया सारा, देखो इधर होना चाहिए, हाँ सही बात है, हम इधर लिखते जा रहे हैं, कैश लिख दिया उसके बाद लिखते जा रहे हैं। हाँ इधर लिखो, सारे आउटस्टैंडिंग इधर आएंगे, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर लाइबिलिटी में जाए। मैंने सभी को एसेट साइड में दिखा दिया, लाइबिलिटी बोल रहे हैं लेकिन गलती से एसेट साइड में दिखाते जा रहे हैं, 226 उसमें भी वही किया। ठीक है, इसको ठीक करो, ठीक है इसे ठीक करो, पूरा इधर ट्रांसफर करो, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ध्यान ही नहीं दिया मैंने इस बात का। 864 आउटस्टैंडिंग सैलरी 710। कैश के चक्कर में इधर कैश लिख दिया, इसके बाद लिखते चले। चलो ठीक है, और इसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ भी सेम चीज कर दिया गलती से। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 973, आउटस्टैंडिंग सैलरी 170, आउटस्टैंडिंग और क्या था, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, इसके ऊपर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग मैगजीन न्यूज़पेपर कितना हो रहा था, ये 340 था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है एफडी। एफडी पहले भी 20,000 का था, उसके बाद भी 20,000 का है। एफडी जो है ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट के जैसे हमें कहाँ लिख देना है, बैलेंस शीट में लिख देना है। तो ओपनिंग वाले में भी 20,000 जाएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें भी 20,000 जाएगा, कुछ एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है। तो एफडी 20,000 यहाँ पर भी लिख देते हैं, एफडी 20,000। अच्छा, तो पहले इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एफडी 20,000। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखेंगे एफडी 20,000। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर एफडी 20,000। ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को लिख दिया, ये इन्वेस्टमेंट ही होता है। फिर इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, उसमें कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। तो देखो, अगर हम लोग का 20,000 का एफडी है तो उस पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, कब एफडी किया है उस बारे में कुछ नहीं बोला है, तो पूरे ईयर का ही हम लोग इंटरेस्ट मान लेंगे 10% करके। पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 20,000 पे 10% इंटरेस्ट होना चाहिए 2,000, ठीक है। पूरा 2,000 इंटरेस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो बोल रहा है 2,000 होगा कि कितना होगा, 20,000 इंटू 10%। 2,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले आउटस्टैंडिंग था 500 और अभी आउटस्टैंडिंग रखा है 500। इनकम कितना होना चाहिए, इनकम हम लोग का 2,000 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, अब देखो ये इनकम ना हम लोग का यहाँ पर दिखाया था क्या, देखते हैं। हाँ दिखाया था, ये देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला है इस बार 2,000, ठीक है 2,000 ही मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये ड्यूरिंग द ईयर का मिला है, नहीं। कैसे नहीं, देखो भले ही हम लोग के रिसीव पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है 2,000 मिलेगा, हमें भी पता है 2,000 मिलना चाहिए, लेकिन पहले से ही तो 500 बाकी था, पहले से ही 500 बाकी था, इस बार 500 बाकी रखा है। इसका मतलब है प्रीवियस 500 दिया है और इस बार फिर से 500 ड्यू रख दिया, ठीक है। तो अगर हमें इनकम दिखाना है तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, एफडी का तो इंटरेस्ट इनकम होता है, वो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी बोल के, ठीक है। 2,000 हमें मिला है और उसमें से बोल रहा है 500 पहले बाकी था, यानी जब 2,000 हमें एफडी के लिए इंटरेस्ट पे किया गया है तो उसमें 500 प्रीवियस टाइम का पे किया गया है, उसे हम लोग लेस कर देंगे क्योंकि वो हमारे इस साल का नहीं है और इस साल का 500 बाकी रखा गया है। मतलब ओवरऑल हमें क्या दिया गया है, वही 2,000। मतलब क्या हो रहा है, 500 ड्यू रख के हमेशा हमें इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब ये इनकम है, तो इनकम है तो एसेट है, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये पहले था 500 और अभी भी 500 है, तो वो भी लिखेंगे, इधर लिखेंगे एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये भी कितना हो जाएगा 500। अब इसका अगर हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है तो वो कैसे प्रिपेयर होगा, ये देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब ये या फिर यहाँ पर इंटरेस्ट बोल के लिखते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का इनकम हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाय कैश या बैंक बोल के हमें लिखना चाहिए। इंटरेस्ट का इनकम हुआ है 2,000, ये हमें इनकम एक्सपेंडिचर से दिख रहा है। अब इंटरेस्ट एक्रू हुआ था 500, मतलब इनकम ड्यू हो गया है बट नहीं मिला, तो एसेट है, इनकम है ना, तो टू बैलेंस बी डी 500 और करेंट ईयर में भी 500 ड्यू रख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 2,000 मिला उसमें तो प्रीवियस 500 दिया है, मतलब इस साल सिर्फ 500 ही मिला इस साल का। सोच के देखो, ये आसानी से समझ में आ रहा है ना डेटा की वजह से। 500 प्रीवियसली बाकी था, तो जब 2,000 का इंटरेस्ट पे किया गया है तब 500 पहले जो है उसे
पे किया गया होगा कि लो प्रीवियस वाला 500 ले लो और हम लोग 1500 दे रहे हैं, मिला के 2000 दे रहे हैं, मतलब फिर से यहाँ पर 500 बाकी रख दिया गया क्योंकि इंटरेस्ट तो होना चाहिए 2000। अब इसे बैलेंस करने से ही पता चलेगा। ये देखो 2500 और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो गया इंटरेस्ट का, यहाँ पर हम लोग का टू बैलेंस बीडी 500, ठीक है, बाई कैश 2000, बाई बैलेंस सीडी, हाँ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000। इनकम एक्सपेंडिचर में 2000 आना चाहिए, मतलब कितना ड्यूरिंग द ईयर का इनकम है वो तो दिख ही रहा है, 20,000 पे 10% 2000 होना चाहिए। 500 पहले भी बाकी रखा गया था जो इस बार पे कर दिया गया, और इस बार भी 500 ही ड्यू रखा गया। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए ओपनिंग का 1263 और क्लोजिंग का 1575। तो देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट अकाउंट से दिख रहा है कि इतना रिसीव हुआ है। तो जिसने भी 28,600 पे किया है, मतलब टोटल जो 28,600 हमें रिसीव हुआ है उसमें से ये 1263 पहले हम लोगों ने बोला होगा कि पहले जो ड्यू है उसे क्लियर करो, तो सभी से ड्यू क्लियर करवा लिया 1263 का, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 1263 का पेमेंट इंक्लूडेड होगा और हम लोग 1575 ऐड कर देंगे क्योंकि इस बार 1575 का ड्यू हो गया है रिसीवेबल। तो ऐड करके देखते हैं कितना होगा, 28,600 माइनस 1263 प्लस 1575, तो ये हो गया 28,912, 28,912। अब इसका भी अकाउंट बनाना चाहो क्योंकि इसका अकाउंट तो इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो सब्सक्रिप्शन का ऐसे अकाउंट हो जाएगा, बाई कैश या बैंक बोल के हम लोग लिखेंगे 26,600, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1575, मतलब एसेट है, रिसीवेबल है तो टू बैलेंस बीडी 1263, ठीक है, और ये क्लोजिंग रिसीवेबल बाई बैलेंस सीडी 1575। अब ये दोनों को ऐड करके बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए। तो हम लोगों ने तो वही किया है, देखो ना 26,600 के साथ 1575 ऐड किया है और 1263 लेस करना पड़ेगा, वही आ जाएगा 28, ये देखो सेम डेटा ही आ जाएगा ना, 28,912 यही आ जाएगा, करके देख सकते हो। अब इसको भी हम लोग पुट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हम लोग के लिए एसेट है, तो ओपनिंग में ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग में क्लोजिंग एसेट, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हो गया 1263 और यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1575 हो जाए, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस प्रीपेड किया गया है, ठीक है, तो हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस में इसे एडजस्ट करेंगे। अब प्रीपेड का कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो देखो इसको भी समझ के कर सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम अकाउंट भी दिखा देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सन्ड्री एक्सपेंसेस में एडजस्ट करेंगे, 10,278 हम यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा हटा के 10,278 इतना हम लोगों ने एक्सपेंस पे किया है। अब बोल रहा है कि इसमें से एडवांस किया गया था, प्रीपेड मतलब जो है पहले से ही एक्सपेंस इनकट नहीं हुआ उसके पहले ही पे कर दिया गया है, कितना 417। तो 417 ये 2019 में एडवांस दिख रहा था, तो ये क्यों दिख रहा था, क्योंकि ये 2020 का एक्सपेंस होगा जो कि 19 पे कर दिया गया था, इसीलिए एडवांस दिख रहा था, मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर का है। तो हमें इसको क्या कर लेना पड़ेगा, ऐड, देखो ये हम लोग ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हम लोग का एडवांस है। अब देखो रटो मत कि एडवांस है तो ऐड होगा, समझो ये बोल रहा है कि एडवांस किया गया था, कब किया गया था 2019 में, तो 2019 में किसी एक्सपेंसेस को एडवांस तभी बोलेंगे अगर वो उसके बाद का पेमेंट होना चाहिए बट अभी कर दिया गया है, लाइक 20 का 21 का, तो मानते हैं कि 20 का ही होगा। तो ये अगर 20 का ही एक्सपेंस है तो ये 20 का एक्सपेंस तो हमें इस साल रिकॉर्ड करने के लिए ही हम लोग इसको बना रहे हैं, तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। और अगर 2020 में कोई एडवांस है मतलब वो नेक्स्ट टाइम पीरियड का होगा यानी 21 का होगा, वो तो हमें इस साल दिखाना नहीं है, तो हम लोग उसको लेस कर देंगे 620, ठीक है। ऐसे हम लोग लॉजिकली सोच के कर सकते हैं। तो 10,278 प्लस 417 माइनस 620, तो ये हो गया 10,075, ठीक है, 10,075 हो जाएगा। अब इसको अब क्या अकाउंट बना के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग अकाउंट बना के। यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्सपेंस जो पे हुआ था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कितना पे हुआ था, एक्सपेंसेस पे हो गया था हम लोग का यहाँ पर
सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक सेकंड, 10,278, हाँ इतना हुआ था। अब ये देखो एक्सपेंसेस प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होगा तो ये हो जाएगा टू बैलेंस बीटी, प्रीपेड एक्सपेंस है इसीलिए एसेट होगा 470 और यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी 620, ठीक है। तो 10,278 में 417 ऐड करना है, देखो लॉजिकली सोच के भी तो हम लोगों ने वही किया था, और 620 लेस करना है, और ये लेस करने पे हम लोग का बाई इनकम एक्सपेंडिचर बोल के आंसर आ जाएगा 10,075, यही वाला आंसर आ जाएगा, सेम ही आएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया और कैलकुलेट करके नहीं दिखाया। तुम लोग चाहो तो इस अकाउंट को भी बना सकते हो। अब इसका प्रीपेड का हमें पोस्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो प्रीपेड तो एसेट होता है तो बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कितना था 417 और ये 620, प्रीपेड एक्सपेंस 620। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर, ये देखो ओपनिंग वाले में दिख रहा है 9,600, तो लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली फर्नीचर, फर्नीचर ये वैल्यू लिखेंगे 9,600। क्या इसमें डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा? नहीं, डेप्रिसिएशन क्यों लेस करें, क्योंकि ये ऑलरेडी किया हुआ ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 31 मार्च 2019 का बैलेंस है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, तो फिर सारी चीजों को एडजस्ट करके ही दिया होगा। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200, तो यहाँ लिख लेते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200। उसके बाद है लाइब्रेरी बुक्स 5,000, यहाँ पर लिख लेते हैं लाइब्रेरी बुक्स 5,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इधर ऐसा कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इधर ऐसा कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्लोजिंग वैल्यू जो होगा फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, उस पे 10% 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ही डिसाइड करना है, ठीक है। इसका मतलब फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये हमारे पास रहेगा, लाइब्रेरी बुक्स ये भी हमारे पास रहेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ऑलरेडी मैंने ओपनिंग का जगह रख रखा था, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, ये यहाँ पर जो क्लोजिंग है यानी 7,200, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7,200। लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना रहा है 5,000, लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है हम लोग का 5,000। अच्छा, और एक क्या डेटा होना चाहिए, और एक डेटा फर्नीचर का, फर्नीचर का ओपनिंग है 9,000, यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर का ओपनिंग है हम लोग का 9,000। अब क्वेश्चन में हमें बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, किस पे, फर्नीचर पे करना है 10%, तो लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना। अच्छा, फर्नीचर कुछ परचेज हुआ था क्या, वो भी देख लेते हैं। सैलरी ये नहीं, परचेज तो कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पर होगा तो हम लिख लेते जरूर, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ ये देखो, अच्छा ये 9,600 है, मैंने 9,000 लिख लिया, ये परचेज नहीं, ये ओपनिंग वाला, तो यहाँ भी गलत लिखा होगा या फिर अभी गलत देखा मैंने, नहीं ठीक है चलो, इधर ठीक ही लिखा है, मैंने इधर बाई चांस गलत लिख दिया। डेप्रिसिएशन 10% यानी 960, ये लेस करने से आ जाएगा 0,468,8640। अब डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन हम लोग के पीएल यानी इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 960, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसका भी देख लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है 20%, ठीक है, तो यहाँ पर लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन 20%, तो टोटल कितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 8,200। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 20%, तो 8,200 पे अगर हम लोग 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये होगा 1640, 1640 लेस कर लेते हैं 8,200 यानी 6,560, ठीक है 6,560, तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखते हैं जगह नहीं है, यहाँ पर मैंने जगह बचा रखा है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000, नहीं डेप्रिसिएशन कितना हुआ, ये तो बैलेंस है, डेप्रिसिएशन हुआ 1640, 1640।
अच्छा, इसके बाद लाइब्रेरी बुक्स का, लाइब्रेरी बुक्स पहले से था हम लोग का कितना 5000, यहाँ पर देखते हैं लाइब्रेरी बुक्स पहले से 5000 था, नया परचेज हुआ है 1000, यानी टोटल कितना हो गया 6000। अब इसका वैल्यू करने के लिए बोला गया है 5250, मतलब इसका ओवरऑल इस पे रिडक्शन लाया गया है, मतलब डेप्रिसिएशन ही हो रहा है। देखो तो यहाँ पर वैल्यू बोल रहा है कितना हो जाएगा 5250, जबकि होना चाहिए कितना 6000, 5000 पहले से था, 1000 परचेज किया गया, 6000 का बुक्स का वैल्यू रीवैल्यू करके 5250 किया गया है, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 6000 से वैल्यू रिड्यूस होके 5250 हो गया, मतलब 750 का डेप्रिसिएशन लगा दिया गया है। ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर करके, इसके लिए हमारे पास कोई रेट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 750। अच्छा, और कोई डेटा है नहीं, और तो कुछ नहीं है। देखो सारी चीज जो है हम लोगों ने पुट कर ली। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये बैलेंस शीट को क्लोज करके हम लोग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो इस बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। 9600 प्लस 7200 प्लस 5000 प्लस 20000 प्लस 417 प्लस 1263 प्लस 500 प्लस 4820, तो ये हम लोग का हो गया 48,800, 48,800 लेस करेंगे 710, 864, 226। अच्छा, तो ये आ रहा है 47,000। ये हम लोग का क्या आ गया कैपिटल, जो मिसिंग रहता है क्वेश्चन में। हर एक एनपीओ में नॉर्मली जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें ऐसे कैपिटल फंड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कैपिटल फंड कितना फाइंड आउट हो गया 47,000। अब इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोज, 48,800। अब ये कैपिटल कहाँ पर यूज होगा, यहाँ यूज होगा। बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल बोल के, ओपनिंग कैपिटल फंड 47,000। अच्छा, अब इसमें क्या ऐड होगा, सरप्लस या डेफिसिट जो भी आ रहा है उसे ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इनकम साइड ऐड करके देखते हैं। 28,912 प्लस 700, 2,700, तो ये आ रहा है 31,000। मिसलेनियस इनकम, अच्छा ये हम लोग का 31,612 आ रहा है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 31,612, उधर तो मैंने कुछ लिखा नहीं, और इधर का भी चेक करते हैं कितना आ रहा है। 11,460 प्लस 7,329 प्लस 2,286 प्लस 10,075 प्लस 960 प्लस 1640 प्लस 750, तो ये आ रहा है 34,500, जबकि इधर आया 31,612, यानी डेफिसिट आ रहा है। देखो एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस है 34,500, जबकि इनकम हुआ है 31,612, यानी क्या आ रहा है डेफिसिट। मैंने बोला था इसे हम लोग लॉस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट लॉस के लिए काम नहीं करता है। एक्स्ट्रा रह जाएगा तो बोलेगा सरप्लस, और कम होगा तो उसे डेफिसिट बोलेगा। माइनस 31,612, तो ये कितना आ रहा है 2,888। ये हम लोग का हो गया डेफिसिट। ठीक है, जैसे फाइनल अकाउंट्स होता है वैसे ही होगा, इसमें कुछ टर्म्स वगैरह अलग है, कुछ नया चीज थोड़ी ना है। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऐड नहीं लेस हो जाएगा क्योंकि डेफिसिट है, तो लेस करेंगे डेफिसिट, जैसे लॉस होने से लेस करते हैं। तो डेफिसिट कितना है, डेफिसिट है 2,888 माइनस 47,000, तो ये हम लोग का 44,112, ये पॉजिटिव ही आ रहा है, वो तो मैंने रिवर्स माइनस किया इसीलिए ऐसे दिख रहा है। और उसमें ऐड कर लेंगे 340 प्लस 973 प्लस 170, तो ये हो गया हम लोग का 45,595, 45,595। बस इधर भी इतना आ जाए तो हम लोग का आंसर सही है। हम एक बार लिख लेते हैं और चेक भी करवा देंगे। तो ये लेस करते हुए जाते हैं 2450 माइनस 500 माइनस 1575 माइनस 20,000 माइनस 620 माइनस 5250 माइनस 6560 माइनस 8640, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही बना है। ठीक है, बस क्वेश्चन में डेटा काफी ज्यादा होता है तो उसे हमें थोड़ा सा ध्यान से मैनेज करना है।
ठीक है, एक बार तुम लोग खुद से जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब समझ में और भी अच्छे से आएगा। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 10 सेम टाइप ऑफ अब सब हमें क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे बोल रहा है द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें यहाँ पर दे दिया, इसके पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे, अभी बोल रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। देखते हैं फाइनली हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है। फाइनली हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है यहाँ पर सैलरीज आउटस्टैंडिंग। देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, आई थिंक ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में दे देगा, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करके देना है, ये डेटा हमारे पास गिवन है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, तो देखो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हम लोग का क्या होता है, रिसिप्ट पेमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इसमें वही बोला है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन वही फॉलो करना पड़ेगा हम लोग। एग्जाम में बता देगा, ऐसा बात नहीं है, एग्जाम में हमारे पास डिटेल्स रहेगा कि क्या प्रिपेयर करना है। तो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हो गया यूथ क्लब, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended for the year ended for the year 2020 for the year ended 2020। ठीक है, तो हम एक एक चीज रीड करते हुए करवा रहे हैं। तो इधर हमें लिखना पड़ेगा रिसिप्ट और इधर हम लोग लिखेंगे पेमेंट। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमें ये देखना है कि कौन से ईयर का है वो हमें मतलब नहीं देखना है, हमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होने पे ही एंट्री करना है। ठीक है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होने पे ही हम लोग को एंट्री कर लेना है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के लिए इतना जगह रख दिया और एक बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, क्योंकि जब ईयर में सिर्फ 2020 बोला है तो मतलब तब ये दिसंबर का ही होगा। लाइबिलिटी और एसेट, अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है देखो सैलरी। ठीक है, सैलरी दिया हुआ है 4750। अच्छा, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये सब हम लोग किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, हम एक बार जस्ट नाम लिख रहे हैं। हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कैसे होगा, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस अगर कुछ रहेगा तो। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी अगर कुछ मिल जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड में क्या है। सबसे पहले है सैलरी, तो ये पेमेंट साइड में जाएगा तो बाई सैलरी, लेकिन कितना अमाउंट होगा वो अभी हम नहीं लिख रहे, जस्ट यहाँ पर डेटा लिख रहे हैं सैलरी। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ये सब जाएगा। उसके बाद बाई जनरल एक्सपेंस, उसके बाद बाई ऑडिट फीस, ये कितना है 4750, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट होगा। ये देखो हम दिखा देते हैं किस किस चीजों पे एडजस्टमेंट है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, ये तो लाइन बाय लाइन सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग बोला है इतना इतना, जनरल एक्सपेंसेस भी बोल रहा है इंक्लूडेड इंश्योरेंस प्रीपेड, ऑडिट फीस येट अनपेड ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड ऑडिट फी फॉर 2019 पेड अमाउंटिंग टू 200। मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एडजस्टमेंट किन चीजों पे है, सब्सक्रिप्शन पे है, सैलरी पे है, जनरल एक्सपेंसेस पे है और ऑडिट फीस पे है। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर कुछ बोला हुआ है, तो सैलरी पे भी हमारा एडजस्टमेंट होगा, जनरल एक्सपेंसेस पे भी होगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट देके लिख रहे हैं, और ऑडिट फीस में भी होगा। ऑडिट फीस है 250, क्योंकि क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, ये सारी चीजों पे हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बोल रहे सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, सेक्रेटरी को ऑनरेरियम दिया गया है, सेक्रेटरी ऑनरेरियम।
अच्छा, सेक्रेटरी ऑनरेरियम कितना है 1000। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में इतना पे दिखा रहा है कि इतना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो सेक्रेटरी ऑनरेरियम का अगर हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, सोचो अगर हम लोग बनाते हैं सेक्रेटरी ऑनरेरियम अकाउंट, तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा बाई इनकम सॉरी टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के, टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1000, ठीक है। और ये पे हुआ है तो ये पेमेंट साइड है, सॉरी ये देखो ऐसे हो, सेक्रेटरी ऑनरेरियम ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सेक्रेटरी ऑनरेरियम, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 1000। अब अगर हम लोग इतना ही पे किए हैं, देखो इसका सबसे पहले एंट्री पेमेंट होता है, फिर पेमेंट होने के बाद पहले ड्यू, फिर पेमेंट, फिर ट्रांसफर। तो ये अगर पेमेंट हो गया है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक बोल के, ठीक है, टू कैश या बैंक बोल के 1000 होगा। अब ये ड्यू नहीं है, अगर ड्यू होता तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहता कि सर, जैसे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कि सेक्रेटरी ऑनरेरियम का पेमेंट बाकी है या फिर प्रीवियसली बाकी है, कुछ भी नहीं बोला इस बारे में, यानी बाकी नहीं है, जितना पेमेंट करना था पूरा का पूरा पेमेंट है। ये कैसे पता चलेगा, अगर इसके बारे में फर्दर कुछ नहीं बोला हुआ है तो यही ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस है और इतना ही पेमेंट हुआ। फिर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग तो लिख लेते हैं, बाई स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। एनुअल डिनर एक्सपेंस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये भी लिख लेंगे बाय एनुअल डिनर एक्सपेंस, बाय एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये भी लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। और यहाँ पर देखो हम लोग क्योंकि बना रहे हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, तो हमें ना ये तो देखना ही नहीं है कि ये हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू है। यहाँ पर तो हम लोग हर तरीके का चीज का कैश का आउटफ्लो इनफ्लो होने पे ही लिखेंगे, चाहे फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हो, चाहे करेंट एसेट, चाहे हम लोग का मतलब जो रिसिप्ट है वो कैपिटल नेचर का हो या फिर हम लोग का रेवेन्यू नेचर का हो, तो वो तो देखना है नहीं, तो सारी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ आइडेंटिफाई करना ही नहीं है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन ये तो नहीं आएगा, ये तो किसी को पेमेंट थोड़ी ना करते हैं, डेप्रिसिएशन में थोड़ी ना कोई ऐसा एंट्री होता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, वो तो होता नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट को रिड्यूस करता है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा रिसिप्ट पेमेंट में, इस बात का ध्यान रखो क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। सरप्लस यहाँ पर नहीं आएगा, सरप्लस तो इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने से आए, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब इधर चलते हैं, सब्सक्रिप्शन, हाँ ये आएगा, इसमें एडजस्टमेंट है तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ जगह रख देंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। अच्छा, और क्या है, सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रांस फीस, ये भी लिखेंगे, एंट्रांस फीस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था 250, वो लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है तो वो हम लोग करेंगे। टू एंट्रांस फीस, एंट्रेंस फीस है 250। अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000, तो ये लिख लेते हैं टू कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर 1000। अच्छा, इसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट 750, टू स्पोर्ट्स मीट 750, ये सब पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। जिन सब पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, जो एडजस्टमेंट है वो जगह मैंने खाली रखा है, वो एडजस्टमेंट हम दिखाते हैं कैसे हुआ। इसके बाद यहाँ पर जाते हैं एडजस्टमेंट पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है तो इसके लिए हम लोग बना लेंगे एक अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो वो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में ही बनाते हैं। यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इतना सारा इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट बना लेना बेटर होगा। सब्सक्रिप्शन का हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस है तो टू इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि वही वाला अकाउंट तो हमारा बना हुआ है। सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में 750 क्रेडिट हो रखा है, 7500। अच्छा, इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है यानी एसेट है, कब का है 31st, ये है 2019 का, हम लोग 2020 का बना रहे हैं, ये 31 दिसंबर 2019 का, यानी ओपनिंग एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जहां भी दिखेगा हमें वो हमारे लिए एसेट होगा, बस आइडेंटिफाई ये करो ओपनिंग है कि क्लोजिंग, अगर 31 दिसंबर का है तो क्लोजिंग, और ये 2019 31 दिसंबर 20 क्लोजिंग, और ये दिसंबर 19 तो ये ओपनिंग, बस। तो ओपनिंग एसेट डेबिट में जाएगा, 600 डेबिट में जाएगा, टू बैलेंस बीडी,
600 बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग वाला है हम लोग का 750। अच्छा, अब लाइबिलिटी देखो, ये एडवांस, दोनों एडवांस ही लाइबिलिटी है। ओपनिंग है 450, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD 450 और टू बैलेंस CD, क्लोजिंग वाला है 270। अब ये एडजस्ट करने से हमें ये पता चलेगा कि कितना कैश रिसिप्ट हुआ है टूवर्ड सब्सक्रिप्शन, जो हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, यानी 7,500 प्लस 270 प्लस 600, तो ये हम लोग का आ गया 8,370 माइनस 450 माइनस 750, 7170 बाई कैश या बैंक। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, तो यही हम लोग का कहां पर जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाएगा। ये जो बाई कैश है ये हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 देके जो वैल्यू निकल के आया 7170, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसका दूसरे जगह पे भी पोस्ट कर देते हैं हम लोग। जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं इस बार। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है यहाँ पर देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमें ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल फंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों ही हमें चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ तो हमें क्वेश्चन में नहीं करने बोला है, मतलब सोल्यूशन का पार्ट नहीं बोला है, तो हम लोग उसे वर्किंग नोट में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बैलेंस शीट बना लेंगे जो कि 2019 का बनाएंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल, ताकि हम लोग जो बैलेंस शीट सोल्यूशन के लिए बना रहे हैं उसको फिलअप कर पाए। अब देखो आउटस्टैंडिंग बोल रहा है एट द एंड, ये 19 का जो है दो डेटा ये हम लोग का चला जाएगा ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में, एक है एसेट एक है लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600 ये इधर जाएगा, और एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है ये हम लोग का इधर आ जाएगा 450, ये ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में चला गया। अब क्लोजिंग वाले में भी इसे लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहां पर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये वैल्यू कितना कितना है, ये देखो यहाँ पर है 270 और 750, तो इधर 750 आउटस्टैंडिंग और इधर 270। ठीक है, तो एक ही बार में सारा डेटा हम लोगों ने पुट कर लिया जहां जहां पुट करने का जरूरत था। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2020 वेयर रेस्पेक्टिवली 400 एंड 450। तो देखो इसको हम जो है अकाउंट बना के भी दिखा सकते हैं, बिना अकाउंट बना के भी दिखा सकते हैं। तो देखो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ये हम लोग लेकिन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारा सोच उस के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी पेमेंट इतना दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये एक्चुअल बेसिस पे बना है, तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा कैश आउटफ्लो हमें दिखा रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या कुछ हमारा बाकी था। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में कितना 400। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब जब सैलरी पे हुआ है तो ये 400 क्लियर हुआ होगा, तो 400 कैश का आउटफ्लो जरूर है, तो वो हम लोग ले लेंगे। और 450 जो है वो हम लोगों का एंड में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया होगा तभी तो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। तो इससे एडजस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना हम लोगों ने सैलरी के लिए कैश आउटफ्लो किया है। तो 4750 माइनस 450 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 4700। अब इसका हम अकाउंट बना के भी दिखाते हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अकाउंट बना के दिखा देते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ जगह है तो हम एक अकाउंट बना के दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पर सैलरी, तो सैलरी का इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट हो रखा है बाई इनकम एक्सपेंडिचर बोल के 4750। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होता है, हमें दोनों ही आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही दे रखा है। ये देखो वही तो लिखा हुआ था ना कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। बिगिनिंग में 400, पहले से 400 था, और इस साल के एंड में 450 आउटस्टैंडिंग रखा गया, और ये डेटा मिल गया। अब इसको क्लोज कर लेंगे, तो 4750 प्लस 400, तो ये हो गया 5150 माइनस 450, तो ये हो जाएगा 4700। तो यहां पर लिखेंगे 2 कैश 5150। ठीक है, ये हम लोग का कैश
आउटफ्लो हुआ है, इसका मतलब ऐसे करके कर सकते हैं। या फिर सिंपल ऐसे सोचो कि जो हम लोगों ने इस बार बाकी रखा है वो तो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है 450, और जो प्रीवियसली बाकी था वो इस साल के पेमेंट में जरूर इंक्लूडेड होगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से कर सकते हो या फिर अकाउंट बना के कर सकते हैं। अब ये सैलरी का डेटा भी हम लोग पुट कर देते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग वाले में 400, ये देखो ये ओपनिंग का डेटा है, और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाला हम लोग का है 450। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ 450, ये रहा 450। फिर जनरल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीपेड इंक्लूडेड है टू द एक्सटेंड ऑफ 60, मतलब जो जनरल एक्सपेंसेस का हमें डेटा दिया गया है उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस किया गया है 60 रुपीज, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने प्रीपेड किया है मतलब कैश आउटफ्लो तो हुआ ही है, तो जनरल एक्सपेंसेस में हमें क्या करना पड़ेगा 60, ये तो 50 रुपीज हमें इनकम एक्सपेंडिचर दिखा रहा है कि 50 इस बार का खर्चा होना चाहिए, बोल रहे हैं 60 प्रीपेड किया है तो कैश आउटफ्लो कितना हुआ है टोटल 560, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे बनता है तो वो तो हमें 500 दिखाने के लिए बोलेगा ना, प्रीपेड तो दिखाने बोलेगा नहीं, तो ये ऐड हो जाएगा, सिंपल तरीका। और अगर हम लोग इसका अकाउंट बनाना चाहे तो भी कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने जनरल एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में आ रहा है बाई इनकम एक्सपेंडिचर बोल के 500, ठीक है। और एडवांस किया है तो एडवांस करने से हम लोग का क्या होगा, एडवांस एक्सपेंसेस एसेट होगा, क्लोजिंग एसेट, तो ओपनिंग इधर होता है क्लोजिंग इधर हो जाएगा, कितना 60 रुपीज। तो इसका मतलब टोटल 560 पे किया, जिसमें से 500 ड्यूरिंग द ईयर का है, 60 जो है नेक्स्ट ईयर का है, तभी वो एडवांस दिख रहा है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे तो वहीं पर हम लोग ये 560 को दिखाएंगे, ठीक है। अब ये एडवांस है, ये ओपनिंग एडवांस नहीं है, क्लोजिंग एडवांस है, तो एडवांस जनरल एक्सपेंसेस बोल के हम लोग इधर एसेट साइड में दिखाएंगे एडवांस। अच्छा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर आना चाहिए 400, गलत कर एडवांस जनरल एक्सपेंस, ये हो जाएगा 60 रुपीज, ठीक है। यहाँ भी शायद मैंने गलत लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 400। अच्छा इसके बाद यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस हो गया, फिर ऑडिट फीस फॉर 2020 इज एज येट अनपेड, बोल रहा है कि ऑडिट फीस जो 2020 का है वो अनपेड है। ड्यूरिंग 2020 ऑडिट फीस फॉर 19 वाज पेड अमाउंटिंग टू 200, बोल रहा है 2020 में 2019 का 200 ऑडिट फीस मिला है, मतलब ये जो ऑडिट फीस यहाँ पर दिख रहा है ना 250 जो रिसीव हुआ है, इसमें यहाँ पर हम लोग का 19 का फीस भी इसका मतलब रिसीव हुआ है। देखो इसका हम अकाउंट बना के दिखा देते, ये सबसे आसानी से समझ में आएगा, बाकी वहां पर भी हम दिखा देंगे। देखो यहाँ पर अकाउंट बना के दिखा देते, वर्किंग नोट नंबर 5 ऑडिट फी, ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस इनकम एक्सपेंडिचर में हमें कितना दिख रहा है, बाई इनकम एक्सपेंडिचर हमें दिख रहा है 250, ये देखो 250, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस है 250। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है कि ऑडिट फीस फॉर 2020 इज एज येट अनपेड, 2020 का ऑडिट फीस बाकी है, ठीक है। तो 2020 का ऑडिट फीस बाकी है। फिर उसके बाद बोल रहा है ड्यूरिंग 2020 ऑडिट फी फॉर 2019 वाज पेड, 2019 का ऑडिट फीस 2020 में पे हुआ है 200, यानी 19 में 19 का ऑडिट फीस भी बाकी था, तो 19 का ऑडिट फीस अगर बाकी था, ऑडिट हम लोग का एक्सपेंस है, अगर ऑडिट फीस हम लोगों ने पहले भी बाकी रखा अभी भी बाकी रखा, तो पहले जो बाकी रखा बाई बैलेंस बीडी, अभी जो बाकी रखेंगे वो टू बैलेंस सीडी होगा। पहले कितना बाकी रखा था, पहले 200 बाकी रखा था जो इस साल पे किया, तो पहले 200 बाकी था, इस साल का खर्चा ऑडिट फी का हो रहा है 250, मतलब टोटल 450 अगर हम लोग पेमेंट कर देते तो हमारा पेमेंट क्लियर हो जाता। अब इसमें से देखो यहाँ पर जब हम लोगों का यहाँ पर क्लोजिंग दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पर ऑडिट फीस के बारे में और कुछ बोला है नहीं, हाँ लेकिन एक चीज बोला है कि ऑडिट फीस 2020 का भी बाकी है, मतलब यहाँ पर ये हम लोग का ओपनिंग लाइबिलिटी, हम लोग का क्लोजिंग लाइबिलिटी। अच्छा ड्यूरिंग 2020 ऑडिट फीस फॉर 19, अच्छा 2019 का ऑडिट फीस है 200, ये पे कर दिया गया है, तो जो टू कैश बोल के हम लोग लिखेंगे वहां पर हम लोग 200 दिखा सकते हैं। बात समझो, यहाँ पर क्या बोला है कि 2019 में 2019 का ऑडिट फीस 2020 में पे किया गया है 200, तो ये
2019 का बाकी था, इस वजह से हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिख रहे हैं, और ये पे कर दिए है तो टू कैश लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर वाला क्लियर हो गया है। इस साल का 250 के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी 250 पूरा का पूरा बाकी है। वो लैंग्वेज में भी बोला है 2020 इज एज येट अनपेड, पूरा का पूरा बाकी है। तो 2020 का कितना है 250, 250 का पूरा 250 ही बाकी रखा है, ठीक है। और ये पे कर दिया है तो इसीलिए इसको टू कैश दिखाएंगे। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा 200 जाएगा। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग इसे लिखेंगे 200 ऑडिट फीस। तो कैसे होगा, इसमें 250 प्लस ऐसे 200 माइनस 200, यानी ये हो जाएगा 250। अब इसका हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। करेंट ईयर का कितना है पूरा 250, और प्रीवियस, अच्छा फिर से हम एसेट साइड में लिखते हैं, पता नहीं क्यों बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। ये तो लाइबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 250, और यहां पर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी हो जाएगा ये 200, पहले से 200 बाकी था। अच्छा, अब इसके बाद क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू 10,000। अच्छा, इनका एक 10,000 रुपीज का बोल रहा है कि फ्री होल्ड ग्राउंड था। तो द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जन, क्लब के पास 1 जन को कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लब के पास फ्री होल्ड ग्राउंड है उसका वैल्यू भी लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। फ्री होल्ड ग्राउंड तो फिक्स्ड एसेट है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे फ्री होल्ड ग्राउंड, ये है कितने का 10,000 का, फ्री होल्ड ग्राउंड है 10,000 का। अच्छा, और क्या लिखेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख लिया, ये जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, ठीक है। अब तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, मुझे लगता है ना मेरा कुछ डेटा यहाँ पर मिसिंग हो गया। एक सेकेंड, दूसरा वाला पीडीएफ ओपन करते हैं। मुझे लगता है मेरा यहाँ पर ना कुछ डेटा मिसिंग हो गया है, पूरा नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में। इसके बाद भी कुछ डेटा है, कॉमा दिया हुआ है ना। एक सेकेंड, कुछ तो डेटा मिसिंग हो गया। हाँ, डेटा मिसिंग हो गया। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जन 2020 2600, बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर 2600 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये तो बैलेंस है, हम लोग तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था हम लोग का 2600 का, ये बोल रहा है, ये लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हुआ है 2700। अब डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल रहा है हो गया है 2700। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब यहाँ पर ये देखो इस तरीके से होगा। हम लोग यहाँ पर एक अकाउंट बना लेते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना लेते हैं। पहले से हम लोग के पास कितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 2600, ठीक है। और एंड में कितना आ गया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल रहा है 2700। ये कैसे पॉसिबल है, जरूर हम लोगों ने कुछ परचेज किया होगा, बिना परचेज किए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू बढ़ कैसे सकता है, ठीक है। तो जरूर परचेज किया होगा। अब ये परचेज किया है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, उसके पहले यहाँ पर देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, और कुछ था कि नहीं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रिगार्डिंग। यहाँ पर
स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट कंट्रीब्यूशन, हाँ ये देखो डेप्रिसिएशन था, तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ही होगा क्योंकि और तो कोई फिक्स्ड एसेट है नहीं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है 300, तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन 300। भले ही हमें नहीं बोला है वो किस चीज का डेप्रिसिएशन है, लेकिन हम लोग खुद समझ सकते हैं बिकॉज डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पे होता है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही यहाँ पर एक लौता फिक्स्ड एसेट है, तो 300 जो है डेप्रिसिएशन उसी के लिए चार्ज हुआ होगा। और ये देखो लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस 3000 और यहाँ पर 3000, तो बैलेंस करके आ रहा है 400। इसका मतलब हम लोगों ने परचेस किया होगा, वो वैसे भी पहले ही पता चल रहा है परचेस किया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नहीं तो 2600 से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2700 कैसे होगा, परचेस करने की वजह से। तो डिप्रिसिएशन लगाने के बाद पता चला कि इतना परचेस किया है, तो अभी हमें इसे कहाँ लिखना है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में लिखना है जो हम लोगों ने परचेस किया है। तो पेमेंट में लिखेंगे बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 400। अच्छा, अब इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो मैंने लिख दिया, क्लोजिंग वाला यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल के, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2700 हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इन 2019 मतलब प्रीवियस ईयर द क्लब हैज रेज्ड ए बैंक लोन ऑफ 2000, पहले क्लब का एक बैंक लोन भी था 2000 का, ठीक है। तो ये हम लोग ओपनिंग क्योंकि 2019 में था तो यहाँ पर लिखेंगे लोन था कितने का, 2000 रुपीज का, तो लोन भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2020, पूरा 2020 में भी ये लोन बाकी रहा, मतलब ये करंट बैलेंस शीट में भी आ जाएगा 2000 का ही लोन, तो यहाँ पर लिखेंगे लोन, ये पूरा 2020 में बाकी था तो ये यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट ऑन 31 दिसंबर 2020 कैश इन हैंड 1600, यहाँ पर कैश इन हैंड बता रहा है 1600, तो लिख लेते हैं कैश 1600, ये बोला है। ये हम लोग का लास्ट पॉइंट था जो कि मैंने वहां पर जो पीडीएफ क्रिएट किया वहां पर ये पॉइंट मेरे से बाई चांस हट गया है इसी वजह से, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट क्लोज करेंगे तो हमें ओपनिंग बैलेंस मिल सकता है कैश का, तो ऐड करके देखते हैं कितना होगा। यहाँ पर है 4700 प्लस 560 प्लस 250 प्लस 1450 प्लस 1500 प्लस 550, तो ये हो गया 9010। अच्छा, यहाँ मैंने क्लोजिंग कैश लिखना चाहिए था, वो तो नहीं लिखा, बाय बैलेंस सीटी, यहाँ पर मुझे क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखना चाहिए था ना, वो तो लिखा नहीं। क्लोजिंग कैश बैलेंस है ये रहा 1600, ये मैंने एक ही जगह पे पुट किया, यहाँ भी तो पुट हो, प्लस 1600, तो ये हो गया 10,610। 4700 आंसर मैच नहीं हुआ, 4700, 560, 250, 1450, अच्छा इसके बाद 1500, फिर 150, फिर हो गया 2000, 10,610, क्या गलत लिख दिया मैंने, 4700, 560, ऑडिट फीस हो जाएगा 200 होना चाहिए, देखते मैंने गलत कर लिया क्या, ऑडिट फीस, अच्छा हम लोग को तो कैश दिखाना है तो 200 होगा ना, सॉरी, हाँ हम लोग को तो दिखाना है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कि हम लोगों ने कितना पेमेंट किया, तो ये हम लोग का 200 आएगा, 200 आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग इसमें अरेंज करना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, तो उसमें कैसे लिखना पड़ेगा, 250 प्लस 200 माइनस 200 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 200, ये ऐसे होगा 250। ये हम लोगों ने इस बार का जो है हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस बोल के ये दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन ये हम लोगों ने पे नहीं किया है, पूरा बाकी है, तो माइनस 250 होगा। इस बार हम लोगों ने सिर्फ 200 पे किया है जो प्रीवियसली बाकी था, तो ये 200 हो जाएगा, इसी वजह से गलत दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 50 मेरा लेस हो जाएगा, तो 10,560 हो रहा है, ठीक है, बाकी ठीक है, 10,560। अब इधर क्लोज करते हैं, 10,560 minus 750 minus 1,250 minus 7170, तो ये आ जा रहा है 1390 बैलेंस करके ओपनिंग कैश बैलेंस, ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए 1390, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं
ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा कैश बोल के 1390। अब अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमें कैपिटल मिल जाएगा ताकि हम लोग बैलेंस शीट बना सके। 1390 प्लस 600 प्लस ये हो गया 12,600। तो ये हम लोग का आ रहा है 14,590 आ रहा है। अच्छा ये 1390 2600 और यहाँ पर फ्री होल्ड 10,000। अच्छा फिर से एक बार ऐड करते हैं 12,600 प्लस 600 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस 1390 14,590 14,590 माइनस ये हो गया 4 प्लस 2 600 6 और 4 1050 1050 और 2000 मतलब 3050 3050 लेस करने से होगा 11,540 11,540 क्या हो गया कैपिटल बैलेंस करके। तो 14,590 अब ये कैपिटल बैलेंस शीट में लिखेंगे और उस बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल 11,540। इस पे सरप्लस ऐड करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि हम लोग के पास क्या अवेलेबल है, हम लोग के पास इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट अवेलेबल है। तो देखते हैं सरप्लस कितना है। सरप्लस है हम लोग का यहाँ पर 600। ठीक है तो 600 ऐड करेंगे। 600 ऐड करने से कितना हो जाएगा 12,140। अच्छा 12,140 हो गया। अब बाकी चीज इसमें ऐड करेंगे कितना है 2270 ये दोनों ले लिया प्लस 450 प्लस 250 तो ये हो जाएगा 15,110 अच्छा फिर यहाँ पर देखते हैं ये 15,110 होता है कि नहीं। माइनस 1600 माइनस 60 माइनस 750 माइनस 2,700। अच्छा 10,000 का गैप जो दिख रहा है दैट इज फ्री होल्ड ग्राउंड, वो तो लिखना पड़ेगा ना। फ्री होल्ड ग्राउंड वो तो हमारे पास रह गया। फ्री होल्ड ग्राउंड देखो बताते क्यों लिखना पड़ेगा, ये हम भूल गए थे लिखना इसीलिए शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि ये अचानक से मैंने क्यों लिख दिया। ये अचानक से नहीं लिखा है, ये लिख लेना चाहिए था बट ये बाई चांस मेरे से मिस हो गया। ये देखो यहाँ पर फ्री होल्ड ग्राउंड के बारे में क्या बताया था, यहाँ पर बोला था कि इनके पास एक फ्री होल्ड लीज है 10,000 का, ये जस्ट बताया मतलब ये पहले से ही है। ठीक है ये पहले से ही है इसका मतलब ये देखो यहाँ पर इसका मतलब ये पहले से ही है ना। द क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड 10,000 ये बताया है, इनके पास ये वाला है। तो ये हम लोग का पहले भी रहे क्योंकि अभी नहीं परचेस किया है। उसका प्रूफ क्या है पेमेंट में देखो नहीं दिख रहा है कि हम लोगों ने इस तरीके का कोई फ्री होल्ड ग्राउंड परचेस किया, इसका मतलब ये पहले से ही था। तो पहले से था तो इसीलिए ओपनिंग वाले में भी गया एज वेल एज क्लोजिंग वाले में भी आएगा क्योंकि इसके बाद ये चला गया ये भी तो नहीं बोल रहा है और करेंटली परचेस किया ये भी नहीं बोल रहा है। तो ये करेंटली परचेस नहीं है इसीलिए ये वाले बैलेंस शीट में आया और ये बाद में सेल वगैरह कुछ नहीं हुआ तो ये इसी बैलेंस शीट में भी रहेगा। जब भी टोटल करोगे 10,000 का डिफरेंस दिखा तो मुझे याद आ गया ये वाला वैल्यू था जो कि मैंने नहीं लिखा था, मिस हो गया था। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस ये हो जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो ये आसानी होता है लेकिन प्रॉब्लम है इतना सारा इसमें आइटम होता है ना तो ये करते करते काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन तुम लोग खुद से करके अगर देखोगे देख सकते हो आसान है। फाइनल अकाउंट्स की तरह ये कुछ अलग चीज नहीं है, बस आइटम का नाम जो है वो अलग। ठीक है फिर आज इतना ही कर